बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, इस्लामोफोबिया के खिलाफ यौम मनाने का मुतालबा, क्या इस खिताब से तमाम तर मकासद हासिल हो पाएंगे? अपोजिशन के एजेंडा हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई कराना है। वज़ीर आज़म इमरान खान, APC के बाद हुकूमती ऐवानों में जलजला बरपा है। एहसन इकबाल, क्या सियासी दर्जा हरारत बढ़ने को है? और एलजी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ से एक ही बात ज़ेर बहस है। जब से कल रात से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर की है और पिछले साल भी सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी और ख़ास तौर पर मसला कश्मीर को मुदल्लल तरीके से उठाया था। लेकिन कल रात की जो तकरीर थी वो जामे थी, वो मुख्तसर थी, लेकिन उसमें उन्होंने तमाम तर मामला, तमाम तर मसाइल, चाहे वो इंटरनल हैं, चाहे वो फ़ॉरेन अफेयर के इशूज़ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इशूज़ हैं, उनको बेहतर तरीके से उन्होंने वजाहत के साथ बयान किया और कोशिश की कि अक़वाम आलम तक तमाम तर मसाइल को पहुंचाया जा सके। अगर हम पहले वाली तकरीर की बात करें और अब की तकरीर की बात करें, एक तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या फ़र्क था और ख़ास तौर पर मसला कश्मीर की अगर बात की जाए तो भारत के हवाले से उन्होंने बात की और भारतीय वफ़द जो वहाँ पर मौजूद था, जब भारत के हवाले से और मसला कश्मीर के हवाले से बात की जा रही थी तो भारतीय वफ़द उस खिताब में से उठकर चला गया था। माजी में उन्होंने तवील तकरीर की थी लेकिन तमाम तर मसाइल को बयान किया था। एक इस इशू पर भी बात करेंगे कि माजी की तकरीर से लेकर अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है और अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा पाकिस्तान की तरफ से 70 सालों में यह कोशिश की गई है कि ना सिर्फ मसला कश्मीर को उजागर किया जाए लेकिन पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो तमाम तर गुफ्तगू की जाती है, उन मसाइल पर भी बात की जाती है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या बेहतर तरीके से तमाम तर मसाइल को इमरान खान साहब उजागर कर सके हैं और पाकिस्तानियों की तरफ से और खासतौर पर तमाम तर जो एक आम आदमी था उसकी तरफ से जो इमरान खान साहब से तवक्कुआत थी, क्या खान साहब इस मुख्तसर तकरीर में उन तवक्कुआत पर पूरा उतर सके हैं और कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक क्या अमल दरामद हो सकेगा? क्या एक नई फॉर्मुलेशन थी, क्या फॉर्मुलेशन डिफरेंट थी पहले से? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन पर बात करेंगे। वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें साबिक सफीर अयाज वजीर साहब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले साल खान साहब ने जो तकरीर की थी वो काफी तवील तकरीर थी, लेकिन जो गुज़िश्ता रात उन्होंने तकरीर की है, गो कि उन्होंने तमाम तर पॉइंट्स को, तमाम तर नकात को वो जेर बहस लेकर आए, तमाम तर मसाइल को उन्होंने उजागर किया, लेकिन मुख्तसर तकरीर थी। आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस तकरीर के हवाले से? पिछले साल की तकरीर से ये तकरीर किस तरह से मुख्तलिफ थी? देखिए, जैसे आपने कहा तो ये एक वजह थी दोनों में फ़र्क का कि वो ज़रा लंबी तकरीर थी, ये मुख्तसर थी। वो ज़रा उसमें रिपीटिशन थी, अगर आप दोबारा देख लें तो चूंकि वो फिलबदिया बोल रहे थे, कोई कागज़ से नहीं पढ़ रहे थे, तो उसमें रिपीटिशन थोड़ी सी हो जाती है और फिर उसके अंदर हर एक चीज़ की उसने तफसील से वजाहत कर ली, हर एक सब्जेक्ट जो उन्होंने डिस्कस कर ली। कल वाला जो था और पहले वो जो पहली तकरीर थी वो उसकी पहली थी, जाहिर बात है इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में उनकी एक्सपीरियंस नहीं थी। अब ये कल वाली एक तो वक्त के लिहाज से कम वक्त में ख़त्म कर ली उन्होंने, दूसरे ये उनकी दूसरी तकरीर थी, जाहिर बात है तब तक न सिर्फ ये कि एक्सपीरियंस हो चुके थे, 2 साल, सवा 2 साल हुकूमत की भी हो गए थे, तो ख़ासा अबूर सा का हासिल हो गया था। और तीसरी बात था कि बातें तो तकरीबन वही की या उससे कम व बेश भी कर ली, सारी चीज़ों को कवर कर लिया, लेकिन ये बहुत ही फोकस्ड और मुदल्लिल तरीके से उठा लिया उन्होंने। अब यूनाइटेड नेशंस में जाहिर बात है लोगों के पास इतना वक्त तो किसी को, जाहिर बात है लीडर को नहीं कहते कि आप तकरीर कम कर ले, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो फिर 15-20 मिनट से ज़्यादा हो तो वो थक जाते हैं, वो फिर अटेंटिव नहीं होते। तो कल वाली तकरीर उस लिहाज से अच्छी थी कि जिसने भी सुनी वो तकरीर उसने उसको पूरी तरह समझा और जो मुकदमात हमारे थे यूनाइटेड नेशंस के सामने रखने थे वो अच्छी तरह से रख लिए और जिसने सुना उसको उसके ऊपर इससे मकसद यही होता है कि जो सुनने वाला होता है वो मुतासिर हो जाए, वो आपके दलील को समझे और वो फिर आपकी बात के साथ चल पड़े। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कल वाली तकरीर
बड़ी अच्छी थी, मुदल्लिल थी, मुख्तसर थी, फोकस थी, टू द पॉइंट थी। तो आप अय्याज साहब समझते हैं कि इस तकरीर के बारे में ओवरऑल जो सबका कंसेंसस है कि तमाम नकात इसमें कवर कर लिए गए, चाहे वो डोमेस्टिक बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात हो, कोविड की बात हो, चैलेंजेस फॉरेन हो या इंटरनल चैलेंजेस हो, फाइनेंशियल हो, तमाम तरह इश्यूज इसमें कवर अप हो गए? जी, उन्होंने पॉइंट्स तो तकरीबन जो सारे हमारे कंसर्न है वो तो अच्छी तरह से पेश कर लिए। लेकिन इससे अगर हम ये तवक्को करें कि चूंकि ये यूनाइटेड नेशंस है, सारी दुनिया के मुल्कों का रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी है, तो ये मसाइल उससे हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस में मसाइल तकरीरों से या अपना मुकदमा वहाँ लड़ने से हल नहीं होते। लेकिन इससे जाहिर बात है जो लोग सुनते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं या जो टेलीविज़न, अब आजकल तो जाहिर बात है दुनिया एक मुख्तसर सी विलेज हो गई, जो सुनते हैं वो लोग मुतासर होते हैं। आप एक पब्लिक ओपिनियन अपने हक में राय हमवार कर लेते हैं। तो वहाँ पे जंग इसी पे होती है कि आप ज़्यादा लोग अपने साथ जो भी आपके मसाइल हैं, आपके हमनवा अगर बना ले तो आपने गोया मैदान मार लिया। वरना अगर यूनाइटेड नेशन से तवक्को करनी है तो उनके पास तो कश्मीर का मसला कब से पड़ा है और उन्हीं के करारदादों के मुताबिक हल होना था। हिंदुस्तान ने भी माना था, हमने भी माना था, यूएन की करारदादें उनका सबूत है, लेकिन यूएन ने उस पर कोई आगे पेशरफ्त नहीं की। लेकिन बहरहाल जैसे अर्ज कर लिया, इसे अपना केस मुदल्लिल तरीके से लोगों के सामने रखना था और मेरा ख्याल है कल ये अच्छी तरह से रख लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लोग उससे थके नहीं। लंबी तकरीर लोग सुनते सुनते सो भी जाते हैं, तो कल वाली तकरीर तो उस लिहाज से अय्याज अच्छी साहब, रही कि एक और अहम पॉइंट भी उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पिछले इतने सालों से जो रिवायत चली आ रही थी यूएन में तकरीर करने की, यूएन में खिताब करने की, उस रिवायत से थोड़ा हटकर उस रिवायत को तोड़ा है खान साहब ने। एक नई फॉर्मुलेशन है, डिफरेंट फॉर्मुलेशन से वो आए हैं। क्या ऐसा है कि इस बार फॉर्मुलेशन थोड़ी तब्दील हुई है? जी, वो तो उसकी पहली तकरीर से सब बात साफ हो गई। एक तो पहली तकरीर आप देख ले, वो कागज से वो नहीं पढ़ रहे थे, सारे पॉइंट्स उसको फिलबदिया जैसे गोया याद थे, वो पढ़ रहे थे और अच्छी माशाल्लाह बड़ी मुदल्लिल तकरीर थी वो भी और कल वाली भी। लेकिन वो पिछली वाली जो थी उसमें चूंकि हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दे दी, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो चले गए, तो उसमें वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उनका फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। कल वाली बात अच्छी थी, जैसे उसने हमारे करप्शन के पैसे के बारे में कहा कि ये मगरबी दुनिया में जाके वहाँ बैंकों में चले जाते हैं, तो मगरबी दुनिया उन पैसों को न रख के उनको मना कर ले, उनको वापस कर ले। या इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने जो बातें की, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कैरिकेचर उन्होंने बनाए थे, या कुरान मजीद के जलाने वाली बात उन्होंने जिक्र कर लिया, मुख्तसर में से चला गया। बाकी तफसीर लोगों को तकरीबन उनका मालूम है। तो ये भी एक अच्छी बात थी। और पिछले रवायती उस लिहाज से तकरीर से हट गए कि तकरीबन ज़्यादातर अगर आप देख ले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान या प्रेसिडेंट साहिबान वो लिखी तकरीर पढ़ते थे। तो खान साहब की शायद वो आदत नहीं है, वो शायद पसंद नहीं करते, या बाज़ लोग होते हैं उनको लिखी तकरीर पढ़ने से कोफ्त होती है। तो खान साहब शायद उसमें महारत रखते हैं, उनको पॉइंट भी याद होते हैं और वो मुदल्लिल तरीके से लेकिन अय्याज साहब ठीक है, एक और अहम चीज़ ये कि पिछली बार भी और इस बार भी कहा गया था खान साहब की तरफ से, और हमेशा ये बात कही जाती है कि मसला कश्मीर पर बात करनी चाहिए। लास्ट टाइम जब खान साहब ने तकरीर की थी तो मसला कश्मीर को बेहतर तरीके से उजागर किया था, भी आपने भी इस बात को वाज़ेह किया। भारत का असल चेहरा अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करने का जो मकसद था, मसला कश्मीर को जो उजागर करने का मकसद था, इस खिताब के बाद वो मकसद कितना हासिल हो सका है? देखिए, वो तो 5 अगस्त पिछले साल से, जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर को हड़प कर लिया वाली बात है,
तो उससे लेके अब तक दुनिया का जो रिएक्शन है हिंदुस्तान के बारे में कश्मीर को डील करते हुए, पहले इतनी सख्त नहीं थी जो अभी है। सारी दुनिया तकरीबन बोल पड़ी है कि कश्मीर में जो ज्यादतियाँ होती है, ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, उस पर सारी दुनिया बोल रही है। उस पर कश्मीर हिंदुस्तान ऑलमोस्ट आइसोलेटेड है कश्मीर के मामले पे। बाकी बेशक वो बड़ा मुल्क है, लोगों के वहाँ पे इक्तिसादी इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, लेकिन कश्मीर के ह्यूमन राइट वायलेशन में सारी दुनिया ने हिंदुस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया। तो वो तो अपनी जगह है, पाकिस्तान कहता रहता है, बोलता रहता है। अब हर मर्तबा एक ही बात करे तो फिर उसका इतना असर भी नहीं रहता। दुनिया को मालूम है कश्मीर में क्या हो रहा है। उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में, मैं कहता हूँ, उस मसले को अच्छी तरह कह लिया। बल्कि हिंदुस्तान के मजालम के बारे में, खा वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर हो या कश्मीर के अंदर हो, वो उसने वजाहत कर ली। लेकिन चूंकि यूएन का तकरीर होता है तो उसमें मेरा ख्याल है हर एक सदर का आप तकरीर देख ले, वो इतने डिटेल में नहीं जाते, मोटी मोटी चीजें उसकी बता लेते हैं, बाकी तफसील में वक्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है, या बकौल शख्स समंदर को कुज़े में बंद करने वाली बात होती है, तो उसमें ज़्यादा तफसील से नहीं बोला जाता। पिछली तकरीर भी अगर आप देख लें तो ज़्यादातर लोगों का एतराज़ इसी बात पे था कि बहुत लंबे अरसे तक बोले, बहुत ज़्यादा बोले। तो गोया उसमें से कुछ चीज़ें निकाली जा सकती थी जो रिपीटिशन में आ जाती थी, कई चीज़ों में रिपीटिशन आ गई। तो ये कल वाली तकरीर उस लिहाज से उस रिपीटिशन से साफ थी और अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर। तो या सब कश्मीर से मुताल्लिक पहले भी उन्होंने बात की, अब भी बात की, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करने पर जोर दिया। क्या कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की जो सिफारती मुहिम थी, जो सिफारती मुहिम चलाएगी, क्या वो भरपूर नहीं थी या वो बेहतर थी या उसको मजीद बेहतर किया जा सकता था? पाकिस्तान ठीक है, अभी तक तो कहता आ रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, कि पाकिस्तान को थोड़ा सा और भी ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। क्योंकि कश्मीर का मसला हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा शहरग है, और फिर यूएन के रेजोल्यूशन उसके ऊपर है। ये एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तान का इलाका नहीं है, ये वो तनाज़ा इलाका था, इसका फैसला करना था। किसी एक रियासत को ये हक नहीं था कि वो जबरन उसको कब्जे में कर ले। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को हर लिहाज से थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए था, खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो दूसरे जो भी असबाब है। अच्छी बात नहीं है सब चीज़ उनके तफसील में चला जाए, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीरियों की भी खुल के मदद करनी चाहिए जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे, और अपने फॉरेन ऑफिस को भी ज़्यादा एक्टिव कर ले। फॉरेन ऑफिस खुद जाहिर बात है नहीं कुछ कर सकता, हुकूमत उसके पीछे हो, घर के अंदर हमारे ताल्लुकात ठीक हो, वो तकवीयत देती है, लेकिन थोड़ी सी मजीद एग्रेसिवनेस होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात जो ख़िताब किया था उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टांस रखना चाहिए। मुख्तसर तकरीर थी, मुदल्लल तरीके से तमाम तर इशूज़ को उन्होंने उजागर किया, अक़वाम आलम तक तमाम तर मसाइल को पहुँचाया। लेकिन सबसे जो मेन इशू है कि मसाइल तो उजागर कर दिए जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फॉलो अप नहीं लिया जाता। फॉलो अप एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक स्टांस पर एग्रेसिव थोड़ा सा होने की ज़रूरत है, तो ये मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंटरनेशनली जो तमाम तर मसाइल चल रहे हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, इंटरनली जिन मामलात पर हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, हमारी हुकूमत जो उलझी हुई है तमाम तर मसाइल में, चाहे वो अपोजिशन की तनकीद हो, चाहे वो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। और
ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पीजे मीर साहब सीनियर तज्जाकार हैं, हमें प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, पॉलिटिकली जो सिनेरियोज चल रहे हैं उस पर तो मैं आता हूं कि क्या सियासी दर्जा रद्द बढ़ने वाला है, लेकिन गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब किया। बड़ी मुख्तसर तकरीर थी। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, अयाज वज़ीर साहब साबिक सफ़ीर मेरे साथ मौजूद थे उनसे, लेकिन मैं सिफारती सतह पर बात कर रहा था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंटरनली जो मामला चल रहे हैं, सियासी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, कभी करप्शन की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, FATF की बात होती है, कभी ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ता है, अंदरूनी तौर पर ही हम मज़ाहमत का शिकार हैं। क्या इसकी वजह से आपको लगता है जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो मजीद सख्त गंभीर हो जाते हैं? देखिए, इंटरनली हर मुल्क के अंदर आप कह लो कि कुछ गहमा गहमी लगी रहती है। एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ऑपोजिशन हमेशा एक अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, लेकिन हमारे जो डायनामिक्स है वो अनफॉर्चुनेटली वो बेस्ड है ऑन करप्शन। क्योंकि आप ले लें, आपकी इंटायर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या हायरार्की है, वो एक टेंटेड और पेंटेड है। वो हमने नहीं की, ना आपने की है। वो आपके सामने, whether they are from the courts, whether they are political victimization, whether they are some kind of a vendetta, revenge, whatever, ये चलते आ रहे हैं। ये जो अब आपका सवाल है कि इसका इंटरनेशनल रिपरकशन ये होता है कि हम टेंट और पेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान इज अ करप्ट कंट्री। हमें कई दफा नाइजीरिया से ये कंपेयर करते हैं, वो तो नंबर 1 थी लिस्ट के ऊपर, हम 6-7 पे भी आ गए हैं। द क्वेश्चन इज, ये हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इदारों की कोई कदर नहीं है, इदारों का कोई एहतराम नहीं है। जो पकड़ा जाता है इमीडिएटली आपका इदारा जो भी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, वेदर FIA, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो टेंट और पेंट, वो कहते हैं नहीं जी ये तो करप्शन हो रही है, ये तो हमारे खिलाफ ज्यादती हुई है। अब ये एक जो पॉलिटिको है, जब वो ये करता है तो आप और मैं एक आम आदमी, हम कहते हैं हमारा तो यहाँ हाल ही फिर कोई नहीं है। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है और अपने एक इंटरनेशनल इमेज बनाना है। नेशनल इमेज छोड़ें, इंटरनेशनल इमेज बनाना है। और ये इंटरनेशनल इमेज उसी वक्त बनेगा जब हम एक नेशनलिस्टिक थॉट लेके आएंगे। हमारे अंदर नेशनलिस्टिक थॉट नहीं है। आप एक आदमी, आपने उसको कातिल कहा, आपने उसको मनी लॉन्डर कहा, आपने उसको किडनैपर कहा, हर किस्म का आपने तोहमत दी और उसके बाद आपने उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। आसिफ अली ज़रदारी, 11 साल आपने उस शख्स को हर किस्म का ट्रायल किया, लेकिन निकला कुछ नहीं, और उसके बाद ही बिकम्स द प्रेसिडेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम आर वी रनिंग एंड वी आर गोइंग थ्रू? यहाँ बड़ी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और ये नाइंसाफी इस गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये केसेस जो है इस गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट नहीं किए हुए, ये पुराने केसेस आए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि या तो ये गवर्नमेंट इंटरवीन अगर करती है, फिर इमीडिएटली ऑपोजिशन का शोर होगा, ओहो ये तो इनको गाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट भी एक आप कह लो कि इनको एक शट अप कॉल मिली हुई है, दे आर विदिन वर्किंग विदिन देयर ओन डोमेन्स। तो ये जो सारी खिचड़ी है, आई थिंक काशिफ, इस खिचड़ी को हमें बड़ी जल्द इसको ठीक करना है, वरना ये अब देखें ना, अब प्राइम मिनिस्टर गए, आज इतनी जो उनकी तकरीर थी जनरल असेंबली में, इतनी लंबी नहीं थी, पहले इन कंपैरिजन बड़ी लंबी थी। आई विश कि आज लंबी होती, क्योंकि उस दिन के बाद और उस वक्त के बाद जो कश्मीरीज का हाल हो रहा है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और दुनिया, एक चिड़ी का बच्चा गुम हो जाए यूरोप के अंदर, या छोटा बच्चा इंसान का इधर उधर हो जाए, तो पूरा यूरोप फैल जाता है, हेडलाइंस लगती हैं। तो कश्मीरी बच्चों पे नहीं लग सकती हैं? कश्मीरी खून क्या इतना फालतू है? मुख्तलिफ तरह की राय सामने आ रही है इस पर भी कि पिछली तकरीर में रेपिटेशन ज्यादा थी, ये रिकॉर्डेड थी, इस वजह से थोड़ी सी मुदल्लल थी, मुख्तसर तरीके से उन्होंने तमाम तर मसाइल को कवर अप कर लिया। अब थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आ जाए, तो पिछले हफ्ते में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ऑपोजिशन के तमाम तर मामला चल रहे हैं। मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि APC की अहमियत है या नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ऑपोजिशन तमाम तर एक्शन प्लान तैयार करके बैठी है, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होने वाला है? आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर किसी ने अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश की, तो फिर मैं आपको बताऊं कि इनहेरिटेंस, ये जो अगली, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फॉर आर्गुमेंट से, तो फिर अगली जो हुकूमत आएगी वो तो फिर बिल्कुल ही गिर जाएगी। क्यों? अगर इतनी बुराइयां हैं, तो क्या तुम्हारे पास वो सॉल्यूशंस हैं? तुम्हारे पास वो ऐसे, आप कह लो कि वो ऐसी चीज है कि वो गिदड़ सिंह कि जिसके अंदर सब ठीक कर लो?
और भाई इनको चलने दो, डोंट ये जो आप बैडमिंटन खेल रहे हो ना, नेशनल बैडमिंटन, और पॉलिटिकल शटलकॉक्स बीच में आपने डाले हुए हैं, इन पॉलिटिकल शटलकॉक से कुछ नहीं बनना, क्योंकि अगर तो आपको जमहूरियत चाहिए, यू हैव टू शो पेशेंस, कंसिस्टेंस, कंसिडरेशन। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसी डायलेमा में लगे रहोगे। कोई भी गवर्नमेंट आती है, सबको तकलीफ ये होती है, आई क्यों है, ये जाती क्यों नहीं। फौज आती है, आप नारे शुरू कर देते हैं जी, जमहूरियत लेके आओ। जमहूरियत आती है, आप नारे लगाने शुरू कर देते हैं फौज लेके आओ। तो यार आप कहीं ना कहीं तो बैठो, ना तीतरो ना बटेरो, ना करेंगे ना करने देंगे। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर काशिफ बना हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि ये एक प्रेशर पॉइंट जरूर है, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये प्रेशर पॉइंट ही रहे, ताकि कम से कम अगर जहाँ कहीं लकूनास है या गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स है, वो उसको पूरा करें। तो फिर क्या मिसाके जमहूरियत करने वाले जमहूर और जमहूरियत से मजाक कर रहे हैं? ये मेरे पास वाहिद कॉपी है, वाहिद, या तो ना कि दूसरी कॉपी हो। एक तो ऑफिशियल थी, मेरे पास दूसरी ब्रोशर पे वाहिद कॉपी है जो मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करवाई थी बेनजीर भुट्टो साहबा से और नवाज शरीफ साहब से, दोनों से, इधर मिलेनियम होटल पे। और मेरा यही सवाल था कि आपने बड़ी अच्छी से बात की। मैंने कहा जी ये क्या म्यूजिकल चेयर्स होंगी? तो उन्होंने कहा म्यूजिकल चेयर्स नहीं होंगी। द क्वेश्चन इज, आज भी म्यूजिकल चेयर्स पे आप जा रहे हो, और यार कहीं ना कहीं तो ठहरो, किसी चीज पर तो ठहरो। आपने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आपको हुकूमत मिली पीपल्स पार्टी को और इसको PMLN को, आप वो हुकूमत ही नहीं चला सके। आप दोनों पे नवाज शरीफ अलग हो गए। द क्वेश्चन इज, आप कहीं बैठ नहीं सकते, तो यू रियली थिंक ऑपोजिशन में भी बैठेंगे? क्योंकि नारे ऐसे लगे हुए हैं जो कि आप, आई एम श्योर, एंड बाकी चैनल्स वो उसको बार बार बताते हैं, मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं रीगल चौक पे ये कर दूंगा, अली बाबा 40 चोर। वो दूसरा कहता है तुम लूट के ले गए हो। तो ये नारे लगा के अब आप इकट्ठे हो रहे हो, गिव मी अ ब्रेक। ये सिर्फ इसलिए है कि केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं और ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ये केसेस खत्म करो। लेकिन साहब ये सारा प्रेशर डेवलप करने की पहले भी कोशिश की गई, पहले भी APC हुई, पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आकर बैठ गए, अभी भी मौलाना फजलुर रहमान मूवमेंट की सदारत कर रहे हैं। पहले की APCs, पहले की मूवमेंट्स में और अब की मूवमेंट में क्या फर्क होगा? क्या प्रेशर बिल्ड हो सकेगा? देखिए, प्रेशर तो हमेशा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेशर आप क्या करेंगे? आप गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे। और मुझे अच्छा लगा है कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN इन्होंने रिफ्यूज किया कि गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये आज करना शुरू करेंगे या करते हैं या कुछ कोशिश करेंगे, डोंट फॉरगेट कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट अ प्रेशर ग्रुप, इट इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक मैंडेट आया, quite a major mandate, and this mandate will remain. But ये दोनों tried and tested हैं। अब इनको चाहिए कि आप वो पॉलिटिक्स करो जिसमें नेशनल इंटरेस्ट आगे आए। बिलावल, मैं समझता हूँ इज एन इमर्जिंग लीडर, इनका कोई बैगेज नहीं है इनके ऊपर, एंड ऑफ कोर्स इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि और भी आपकी नई एक पॉलिटिकल फोर्स तैयार हो रही है। सेल बाय डेट के पॉलिटिशियंस वही पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो 70s में हो रही थी। देयर इज नो डिफरेंस। सो वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस रट, एंड आई थिंक एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, इसको बिलावल को आप खराब ना करो, खुदा के लिए इसको खराब ना करो। अगर आपने इनको लीडर ही कहा है तो फिर लेट हिम बिकम अ लीडर इन दी ट्रू एंड ऑनेस्ट वे। क्योंकि अगर आप इनको खराब करोगे, इनको डिस्क्रेडिट कराओगे, विद डिस्क्रेडिटेड, आई एम श्योर कि फिर उसके रिपरकशंस जो है लॉन्ग टर्म खराब होंगे। ये बड़ा मुफाहमत का टाइम है काशिफ, ये बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा एक संजीदा टाइम है। हिंदुस्तान आप देख रहे हैं क्या आपके साथ कर रहा है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो हमारे पास और फोर्सेस है जिनको हमने डील करना है, लेट अलोन कि आप इंटरनल बिकरिंग्स हो रही है। क्या हो रही है बिकरिंग्स, मुझे बताओ। ये महंगाई की बात करते हैं, पहले नहीं थी महंगाई, क्या आज कम हो गई है? इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ती है, कम नहीं होती है, लेकिन आप उसको जगल अराउंड करके प्ले ऑन करते हो। लेकिन हमारे में वो नहीं है ना, हम पकड़ लेते हैं, वो आटा ये हो गया, चीनी ये होगी। चीनी तो अयूब खान के जमाने में 4 आने की हुई थी तो उसकी गवर्नमेंट चली गई। तो मीर साहब, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, आप इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि हुकूमत को खतरा ऑपोजिशन से नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस से है, अपनी प्रोग्रेस से है, गवर्नेंस से है। अगर ये चीजें बेहतर नहीं होंगी तो फिर शायद ऑपोजिशन तो खतरा ना बने, ये चीजें खतरा जरूर बन जाएंगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखें, जो इन्होंने प्लान्स अपने इंप्लीमेंट किए हैं, ये जो तीसरा साल आ रहा है ये डिलीवरेंस का साल है। चौथे पांचवें में तो आप इलेक्शन मोड में चले जाओगे, ये तो आपका डिलीवरेंस का साल है। सो आई थिंक वी हैव टू गिव देम दिस ईयर इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दे हैव रियली कम अप विद द मैंडेट जो कि इनको दिया गया है।
And I hope they do it for the sake of the country. I hope they do it. I would have said the same. मैं नून का भी कहता, पीपल्स पार्टी का भी कहता, अगर ये आज इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, यू हैव टू गिव देम अ चांस. अगर आप इस तरह करोगे ना वो मिकी माउस या बनाना रिपब्लिक्स की तरह, तो फिर हम आगे लॉन्ग टर्म पे नहीं कभी भी जाएंगे. सो आई थिंक वी नीड टू बी थिंकिंग रादर सीरियसली रादर देन ये पॉलिटिकल शटलकॉक्स एंड पॉलिटिकल बैडमिंटन खेले. तमाम तर मसाइल में, चाहे वो अपोजिशन की तनकीद हो, चाहे वो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद. देखते रहिए न्यूज़ आर. ऑलरेडी जी वेलकम बैक. ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया पीजे मीर साहब. ये जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं आते हैं, खासतौर पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब जो बड़े बड़े दावे कर देते हैं और अक्सर औकात वो कहते हैं जी मेरी पेशीनगोइयाँ सच भी साबित हो जाती हैं. वो जो नून से शीन के अलग होने की बातें कर रहे हैं, क्या नून लीग में धड़ेबंदी वाकई है, वाज़ेह हो गई? शेख साहब बहुत पहले ये भी कह रहे थे कि नून की हुकूमत चली जाएगी, मार्च में चली जाएगी, ये कल जाएगी, जहाज तैयार है. ये सब देखिए, ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होते हैं. इस पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप किसी को सीरियसली ना लें, क्योंकि किसी को इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है. जिनको पता है क्या हो रहा है, they are very calm, they're very calculated, and they're very आप कह लो कि serene in their viewpoint. तो इधर उधर की conspiracy theories होती हैं, आपको नहीं पता, जैसे मैंने अभी पहले कहा है, वो मैं ये कर देंगे, मैं पेट फाड़ देंगे. ये सब पॉलिटिकल गिमिक्री है. किसने पेट फाड़ा? वो तो जोड़ गए सारे. कोई पेट शर्ट नहीं फाड़ता, ना कोई इस तरह की बात होती है. उधर से भी तलखियां आती हैं, इधर से भी होती हैं. मियां साहब आप ये हैं, वो उधर से कहते हैं ज़रदारी साहब आप ये हैं. हर चीज है बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है, फिर नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क. ये सब पॉलिटिकल गिमिक्री है. आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी. इस पे कोई सीरियसली ना ले. आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपनी मुल्क की इकोनॉमी को और बेहतर बनाने के लिए. बेहतर हो रही है और इसका बेड़ा गर्क ना करने की कोशिश करें. क्यों? ये नारेबाजी में कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ है. लोग भी सियाने हो गए और आपकी इलेक्ट्रेट है ये भी थोड़ी सी अब एजुकेटेड हो रही है. तो अल्लाह करे कि हमारे सारों में संजीदगी आए. ये पाकिस्तान सबका है, ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का. मीर साहब, इकोनॉमी के हवाले से हमेशा जो वफाकी वज़रा बात करते नजर आते हैं, वो अभी तक इस बात पर बज़िद हैं कि हमारी मईशत सही समत पर गामजन है, हमने कुछ मुश्किल फैसले करने थे वो कर लिए, मईशत बेहतर हो जाएगी. दीगर गवर्नेंस की बात करें, दीगर मसाइल की बात करें, तब भी यही बात की जाती है कि जी अब हम ट्रैक पर आ गए हैं, लेकिन उसके नताइज हमें नजर नहीं आते. आपको क्या लगता है कि अभी तक हुकूमत लैग क्यों कर रही है इन तमाम तर मामलात पर काबू पाने में? इमरान खान एक मैं समझता हूँ एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है, और इनके एक दो वज़रा हैं जो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है. एक वजीर जिसने पीआईए की स्टेटमेंट दी, आज पीआईए का बेड़ा गर्क होकर रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया. और क्या स्टेटमेंट थी कि जाली. ओ यार, कौन जाली लाइसेंसेस पे जहाज उड़ाता है? हर 6 महीने के बाद इनके टेस्ट होते हैं. इस वजीर को इतना नहीं पता था? इसने पकड़ के पीआईए को बिल्कुल दफना दिया इस आदमी ने. खुदा की कसम, if I was the prime minister, I would have sacked him, period. Because for me, Pakistan comes first. PIA comes first. हमने पीआईए का क्या हाल किया मुझे बता दो. आपने पूरी दुनिया के अंदर हमें बदनाम कर दिया कि पीआईए के पायलट्स जाली हैं. और यहाँ तो एक्स एयरफोर्स के पायलट्स हैं, यहाँ आपके प्रोफेशनल पायलट्स हैं जो जाके एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर को ट्रेन करते हैं, और आज आप कहते हैं ये जाली है. हाउ कैन यू से दैट? तो ये इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं, काशिफ, नुकसान गवर्नमेंट्स का नहीं होता, ऑपोजिशन का नहीं होता, एक पाकिस्तान का होता है. और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते ऐसे irresponsible statements. And these irresponsible statements, in my opinion, can never ever be forgiven. जो मर्जी हो, whether it is in government या opposition, जो पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ बात करेगा, मेरी नजर के अंदर वो एक मुहिब्बुल वतन नहीं है. आप सोच के समझ के जो भी स्टेटमेंट्स, अभी आपने बड़े अच्छे सवाल किए हैं इसके ऊपर कि भाई ये जो बातें करते हैं, आप जरूर वो बात करो जिसमें थोड़ी सी लचक हो. वो बात ना करो कि आप एक
एक्सट्रीमिस्ट आप जाके अपने सेंटेंसेस यूज करो। यही तो वजह है कि आज आप इतने बड़े नुकसान के अंदर बैठे हुए हो। स्टील मिल्स का इस तरह ही हमने पहले किया तो हुआ है। मीर साहब, लीडर बेहतर होता है तो परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। खान साहब खुद भी ये बात करते थे। खान साहब के ऊपर कोई डाउट नहीं है, उनका विजन बड़ा दुरुस्त है, वो बेहतर तरीके से मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अवाम की फलाह चाहते हैं। काबीना के इंतखाब में कहीं ना कहीं उनसे गलती होगी, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग उस तरह से बेहतर तरीके से उनके विजन को शायद समझ नहीं पाए। लेकिन क्या खान साहब के पास इन लोगों के अलावा कोई और ऑप्शन थे? सही यही लोग थे जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे और आज पीटीआई में खान साहब के साथ हैं। देखें, जो पॉलिटिक्स होती है इसके इंटरेस्ट होते हैं, फ्रेंडशिप कोई नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। आप पीएमएल को ले लो, चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात, मुनिस लाई, ये जो भी ये ग्रुप आया है, इन लोगों ने अपने दौर में काम किया है, पंजाब के लिए किया है, जिसको फिर आगे शहबाज शरीफ लेके गए हैं। तो आप क्रेडिट इन दोनों को दें। ठीक है, गलतियां हुई हैं, गलतियां कौन नहीं कहां नहीं होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन आप क्रेडिट वहां दो जहां पॉजिटिविटी है, जहां लोगों ने काम किए हुए। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि आज पीटीआई के साथ क्यों है? इसलिए है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये पावर ऑफ ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रहे हैं। इनको लोगों ने ट्राई किया, टेस्ट किया और उसके बाद इन्होंने डिस्कार्ड किया। पीपल्स पार्टी तो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, नॉट अ रीजनल पार्टी एंड मार्जिनलाइज्ड पार्टी, जो कि आज हम देख रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है हमारी, इसने तो पूरे पंजाब को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो पीएमएलएन वो सिर्फ पंजाब बेस्ड पार्टी थी, इधर आप कह लो कि सिंध के अंदर इतना उसका नहीं था, और ना ही इसका आप कह लो कि फ्रंटियर के अंदर अलायंसेस जरूर होते थे, असफंदियार या वली खान के साथ होते थे। बट द क्वेश्चन अराइजेस, आज की जो गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि जो इमरान है इज अ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने बाहर दरवाजे के बहुत कुछ देखा था, दरवाजे के जब अंदर गए हैं इनको बहुत कुछ नजर आया है। बस मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, और इनको नजर आया है, and he's fighting a battle which I'm sure he'll continue to fight, because it is not a winning battle, but it is a consistent battle जिसको हमने जीतना है for the sake of the country. Got your point. बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उस पर बात कर रहे थे। ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर तो बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत को ज़्यादा खतरा अपनी परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक अवाम की भलाई के लिए, अवाम के मफाद के लिए फैसले बेहतर नहीं होंगे, महंगाई पर काबू नहीं पाएंगे, माशी तौर पर बेहतर नहीं होंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और हुकूमत को खतरा बुनियादी तौर पर इन तमाम तर चीज़ों से, ना कि ऑपोजिशन से। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पाम।